हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम मेहर है, बस 25 साल की उम्र। दिल्ली के पास वाले एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ, जहाँ हर घर की छत पर सूखते कपड़ों की लाइनें लगी रहती हैं और शाम को चाय की खुशबू के साथ बातें चलती हैं। मैं स्कूल में टीचर असिस्टेंट का काम करती हूँ। सुबह 7 बजे घर से निकलती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके छोटे छोटे सपनों को सुनती हूँ और शाम को लौटकर घर का बोझ संभालती हूँ। पापा की पुरानी किराना दुकान थी, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ने सब कुछ बदल दिया। अब सिर्फ थोड़ी बहुत कमाई होती है। मम्मी चिंता करती रहती हैं कि मेरी शादी कब होगी। छोटा भाई अभी कॉलेज जा रहा है, उसकी फ़ीस का बोझ भी है। जिंदगी चल रही थी रुक रुक कर, लेकिन एक दिन सब कुछ हिल गया। पापा को अचानक सीने में दर्द हुआ। रात के 10 बजे का वक्त था। घर में हड़कंप मच गया। मैंने तुरंत ऑटो बुलाया और उन्हें लोकल हॉस्पिटल ले गई। वहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर कबीर मिले। उम्र 28 के आसपास, साधारण सा सफ़ेद कोट, आंखों में थकान, लेकिन बात करने का तरीका इतना शांत कि लगता था जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। उन्होंने पापा को तुरंत जांचा, दवाइयाँ दीं और बोले, चिंता मत कीजिए, ये एंजाइना का हल्का अटैक है, आराम से ठीक हो जाएंगे। मैंने राहत की सांस ली। अगले दिन फॉलोअप के लिए जब गई तो डॉक्टर कबीर खुद बाहर आए। मेहर, पापा जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, घर पर क्या खाते हैं? मैंने बताया कि तला भुना कम, लेकिन तनाव ज़्यादा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तनाव कम करने का एक तरीका है, रोज़ थोड़ी सी सैर, और हाँ, दवा समय पर। उस दिन से बातें शुरू हुईं। फॉलोअप विजिट्स बढ़ती गईं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर साहब, आप इतनी दूर शहर से यहाँ क्यों आए? बड़े हॉस्पिटल में अच्छी पोस्टिंग मिल सकती थी ना। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, वहाँ तो मशीनें ज़्यादा थीं, यहाँ लोग ज़्यादा हैं। मेरी माँ भी यहीं रहती हैं, अकेली। सोचा यहाँ रहकर कुछ करूँ। उनकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई। धीरे धीरे हमारी बातें स्वास्थ्य शिविर की तरफ मुड़ गईं। मैंने स्कूल में बच्चों के लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, तो मैंने कहा, आप आकर एक कैंप करवा दीजिए ना हमारे मोहल्ले में। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। अगले हफ्ते कैंप हुआ। मैंने बच्चों को लाइन में खड़ा किया। कबीर ने चेकअप किया, मुफ्त दवाइयाँ बांटी। शाम को जब सब चला गया तो हम दोनों थके हुए बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा, मेहर, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं तो डॉक्टरी का मज़ा आता है। तुम सिर्फ काम नहीं, दिल से करती हो। मैंने शर्माकर मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार लगा कोई मेरी मेहनत देख रहा है। दोस्ती बढ़ती गई, कभी फ़ोन पर बात, कभी कैंप के प्लानिंग में। कबीर मुझे अपनी पुरानी डायरी की बातें सुनाते, कैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए पिता को खो दिया, कैसे अकेले संघर्ष किया। मैं उन्हें बताती अपनी ज़िंदगी, पापा की दुकान बिकने की नौबत, मम्मी की रात रात भर की चिंता। एक शाम मोहल्ले के पार्क में हम बैठे थे। हवा में फूलों की महक थी। उन्होंने कहा, मेहर, तुम इतनी मजबूत हो, फिर भी कभी हार नहीं मानती। मुझे तुमसे सीखने को मिलता है। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा। दिल में एक हल्की सी लहर उठी। ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई शोर, बस सम्मान और एक गहरा लगाव। लेकिन मैंने खुद को रोका। ज़िंदगी में पहले भी कई बार सपने देखे थे, लेकिन परिवार का बोझ हमेशा याद दिलाता था। फिर एक दिन घर पर बात आई। मम्मी ने रात के खाने पर कहा, मेहर, तेरी शादी का समय हो गया। तेरे चाचा ने एक लड़के का रिश्ता लाया है, अमीर घर का, दिल्ली में बिजनेस है। पापा की हालत देखकर सोच रहे हैं, कम से कम तू सेटल हो जाए तो घर का बोझ कम हो। मैं चुप रह गई। पापा ने सिर हिलाया, बेटी, हमारी हालत देख रही है ना, भाई की पढ़ाई, दुकान का कर्ज। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन में कबीर की मुस्कान घूम गई। अगले दिन जब कबीर से मिली तो मैंने हल्के से बताया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मेहर, फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, सच्चा साथ वही जो तुम्हारी खुशी और परिवार दोनों को समझे। उनकी बात ने मुझे और करीब कर दिया। हम दोनों ने तय किया कि अभी कुछ नहीं कहेंगे, बस इंतज़ार। लेकिन ज़िंदगी कभी सीधी नहीं चलती। मोहल्ले में मेरी दूर की भतीजी रिया थी, जो कबीर को पसंद करती थी। जब उसे पता चला कि हम बातें करते हैं तो उसका मन जल गया। एक दिन उसने मेरे फ़ोन से चोरी से कुछ पुरानी चैट्स लीं,
जहां कबीर ने कैंप के लिए पैसे की मदद पूछी थी, लेकिन वो असल में हॉस्पिटल फंड से थे। रिया ने उन्हें एडिट कर लिया, स्क्रीनशॉट बनाए, आवाज़ बदली और मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। मेहर डॉक्टर कबीर से पैसे मांग रही है, कह रही है शादी कर लेंगे तो सब सुलझ जाएगा। अफवाह फैल गई जैसे जंगल की आग। मेहर का चरित्र खराब है, डॉक्टर को फंसाने की कोशिश, घर वालों को धोखा। पापा की तबीयत फिर बिगड़ी। मम्मी रोईं, बेटी हमने क्या गलती की? स्कूल में प्रिंसिपल ने भी बुलाया। मेहर, अफवाहें चल रही हैं, बच्चों के सामने इमेज खराब हो रही है। मैंने सब कुछ झेला, लेकिन अंदर से टूट गई। कबीर को भी फ़ोन आया उसके परिवार से। उन्होंने पूछा, क्या सच है? कबीर ने मुझे फ़ोन किया, आवाज़ में दर्द था। मेहर, मुझे यकीन है तुम निर्दोष हो, लेकिन सबूत कहाँ से लाऊं? उस रात मैंने रिया को कॉल किया, वह चीखी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तो बस मजाक किया था। लेकिन मजाक ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। मैंने रोते हुए कहा, रिया, एक स्क्रीनशॉट ने मेरी इज्जत, मेरे सपनों, सब कुछ ले लिया। वह चुप हो गई। 2 दिन बाद रिया खुद हमारे घर आई, आंखें सूजी हुईं। मम्मी पापा के सामने घुटनों पर बैठ गई। मैंने गलती कर दी, ईर्ष्या में एडिट किया। असल चैट में कबीर सर ने कैंप के लिए खुद फंड जुटाने की बात की थी। मैंने पैसे वाली लाइन जोड़ दी। पूरे मोहल्ले में वह ग्रुप में पोस्ट कर दिया। मैंने झूठ फैलाया, मेहर और डॉक्टर कबीर निर्दोष हैं। अफवाह रुकी, लेकिन घाव गहरे थे। पापा ने मुझे गले लगाया, बेटी माफ़ कर दो, हमने अफवाह पर यकीन कर लिया। मम्मी रोईं, हमने तेरी खुशी को पैसे के आगे रख दिया। कबीर आया, उसने पापा से हाथ जोड़े, अंकल मैं मेहर से शादी करना चाहता हूँ, ना पैसे के लिए ना नाम के लिए, सिर्फ इसलिए कि वह मुझे पूरा करती है। पापा ने आंखें नम करके हाँ कर दी। रिया ने खुद को बदल लिया। उसने मोहल्ले में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने में मदद की और कभी कभी मुझसे माफ़ी मांगती। कबीर ने मेरे परिवार की दुकान के लिए एक छोटा लोन अरेंज किया, बिना ब्याज के, बस दोस्ती के नाम पर। मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, अफवाहों पर कभी अंधा विश्वास मत करो, सच्चाई पूछो, सबूत देखो। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। हमारी शादी हुई सादगी से, परिवार के साथ। कबीर अब मेरे पापा को रोज़ चेक करता है। छोटा भाई की पढ़ाई का खर्च भी हम दोनों मिलकर उठाते हैं। आज जब मैं छत पर खड़ी होती हूँ तो पुरानी यादें आती हैं। उस एक झूठी स्क्रीनशॉट ने कितना कुछ तोड़ दिया था, लेकिन सच्चाई ने सब जोड़ दिया। दोस्तों, जिंदगी में प्यार आता है, लेकिन इज्जत, परिवार और विश्वास के बिना अधूरा रह जाता है। अफवाहों ने कितने घर उजाड़ दिए, लेकिन सच्चाई और माफ़ी ने कितनों को नया जीवन दिया। याद रखना, जो गलती करता है उसे मौका दो बदलने का, और जो पीड़ित है वह कभी हार ना माने। सच्चा प्यार सम्मान से बढ़ता है, ना कि अफवाहों से डर कर। मेरी कहानी यही सिखाती है, विश्वास बनाए रखो, सच्चाई की लड़ाई लड़ो और गलती करने वाले को माफ़ करके खुद को भी आज़ाद कर दो। शाम ढल चुकी थी। मेहर की आंखों में अब चमक थी, ना कि डर। कबीर उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहल्ले की गलियों में अब लोग उन्हें देखकर कहते, देखो सच्ची कहानी कैसे जीत गई। और मेहर सोचती, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, प्यार में भी, जिंदगी में भी सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी समाप्त। आज के दौर में जब दुनिया भर में पानी की कमी यानी वाटर स्कैर्सिटी एक बढ़ता हुआ ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, इसी के साथ बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का तेज़ उभरना एक गहरा सवाल पैदा करता है। क्या साफ पानी एक बुनियादी इंसानी हक है या फिर एक महंगी कमोडिटी जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए दस्तयाब है? यह कॉन्ट्रडिक्शन इंसाफ, जस्टिस और एक्सेस रसाई के हवाले से बहुत अहम बहस को जन्म देता है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान के जीने के लिए हवा के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पानी है। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग साफ़ पीने के पानी से महरूम हैं। अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका के कई इलाकों में लोग रोज़ाना किलोमीटरों दूर चलकर पानी लाते हैं और फिर भी वो पानी अक्सर कंटेमिनेटेड होता है। ऐसी सूरत हाल में जब बेसिक ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही, बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का बूम एक अजीब सा ताज़ाद कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री असल में इस गैप को फिल करने का दावा करती है। कंपनीज़ ये कहती हैं कि वो सेफ़, क्लीन और कन्वीनियंट पानी प्रोवाइड करती हैं। अर्बन एरियाज़ में जहां लोगों को तब वाटर पर भरोसा नहीं होता, बॉटल्ड वाटर एक सेफ़ ऑल्टरनेटिव बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सॉल्यूशन सबके लिए है?
जवाब है नहीं। बॉटल्ड वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी अफोर्डेबिलिटी है। ये पानी आम तब वाटर के मुकाबले में कई गुना महंगा होता है। एक गरीब खानदान के लिए रोज़ाना बॉटल्ड वाटर खरीदना मुमकिन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले ही पानी की कमी का शिकार हैं वो इस सॉल्यूशन से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। यानी जो चीज़ बुनियादी हक होनी चाहिए थी वो एक लग्जरी बनकर रह गई है। इससे इंसाफ का पहलू सामने आता है। अगर पानी एक इंसानी हक है तो फिर इस पर मुनाफा कमाना कितना ठीक है। बॉटल्ड वाटर कंपनीज अक्सर नेचुरल स्प्रिंग्स या ग्राउंड वाटर सोर्सेज से पानी निकालती हैं जो असल में पब्लिक रिसोर्स होता है। फिर वो इसी पानी को बॉटल करके महंगी प्राइस पर बेचती हैं। यहाँ एक एथिकल सवाल पैदा होता है, क्या कंपनीज को हक है कि वो पब्लिक रिसोर्स को प्राइवेटाइज करके प्रॉफिट बनाएं जबकि लोकल कम्युनिटीज़ को खुद पानी की कमी का सामना हो। कई केसेस में ये भी देखा गया है कि बॉटल्ड वाटर कंपनीज के ऑपरेशंस की वजह से लोकल पानी के ज़ख़ायर कम हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से वेल्स और हैंड पंप्स ड्राई हो जाते हैं, जिसका सीधा असर गरीब कम्युनिटीज़ पर पड़ता है। यानी एक तरफ कंपनीज प्रॉफिट कमा रही होती हैं और दूसरी तरफ लोकल लोग अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक्सेस के हवाले से भी बॉटल्ड वाटर एक अनइक्वल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। शहरी और अमीर लोग आसानी से बॉटल्ड वाटर खरीद लेते हैं, जबकि रूरल और गरीब इलाकों के लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीने पर मजबूर होते हैं। यह डिस्पैरिटी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि हेल्थ आउटकम्स में भी नज़र आती है। साफ पानी की कमी की वजह से डायरिया, कॉलेरा और दूसरी वाटर बोर्न डिजीज़ेस फैलती हैं, जो ज़्यादातर गरीब तबकों को मुतासिर करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का है। बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री प्लास्टिक बॉटल्स पर डिपेंड करती है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हर साल मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है, जिसमें से बहुत कम रिसाइकल होता है। ये प्लास्टिक ओशंस और लैंडफिल्स में जमा होता है, जो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा बन जाता है। यानी बॉटल्ड वाटर सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी नहीं बल्कि एनवायरनमेंटल इनजस्टिस भी क्रिएट करता है। इसके बरअक्स अगर गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पब्लिक वाटर सिस्टम्स को इम्प्रूव करें तो बॉटल्ड वाटर की ज़रूरत कम हो सकती है। सेफ़ और अफोर्डेबल टप वाटर प्रोवाइड करना स्टेट की बुनियादी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन कई मुल्कों में गवर्नेंस इश्यूज़, करप्शन और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से ये सिस्टम्स वीक हैं। इसी वीकनेस का फ़ायदा बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री उठाती है। मीडिया और मार्केटिंग भी इस इंडस्ट्री के उभर में अहम रोल अदा करते हैं। बॉटल्ड वाटर को अक्सर प्योर, हेल्थी और प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि तब वाटर अनसेफ है, चाहे वो असल में सेफ़ ही क्यों ना हो। इस तरह लोग बॉटल्ड वाटर पर डिपेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का उभर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां बुनियादी ज़रूरतें भी मार्केट के हवाले कर दी गई हैं। ये सिस्टम उन लोगों को फ़ायदा देता है जो अफोर्ड कर सकते हैं और उन्हें और पीछे छोड़ देता है जो पहले ही महरूम हैं। ये इंसाफ के उस तस्वुर के ख़िलाफ़ है जहां हर इंसान को बराबरी के साथ बुनियादी रिसोर्सेज मिलने चाहिए। इस मसले का हल सिर्फ बॉटल्ड वाटर को क्रिटिसाइज़ करना नहीं बल्कि सिस्टेमिक चेंजेस लाना है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो पब्लिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, पानी के ज़खायर को प्रोटेक्ट करें और प्राइवेट कंपनीज़ को रेगुलेट करें। साथ ही आवाम को भी अपनी कंजम्पशन हैबिट्स पर गौर करना होगा और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स को अपनाना होगा। ये पूरा सिनारियो हमें ये सिखाता है कि पानी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक शेयर्ड रिसोर्स है जिसका इंसाफ के साथ तकसीम होना ज़रूरी है। जब तक दुनिया इस बुनियादी हक को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती तब तक बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का उभर इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की निशानी बना रहेगा।